क्लास 12 फिजिक्स का क्या हम लोग देख रहे हैं, सिलेबस। और सिलेबस में पहला आपका जो चैप्टर पढ़ना है वो बेसिक फिजिक्स, जिसको मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं, और इसे पढ़ना वो काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ चैप्टर ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स इसके बाद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 5 चैप्टर है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 14-15 चैप्टर आ जाएंगे। उनको सबको क्या कर दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं चैप्टर्स को, तो 4 चैप्टर बना दिए हैं। और फिर सभी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलेंगे तो उनमें 2 चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और दूसरा कैपेसिटेंस आएगा, तो इसी में मर्ज कर देंगे दोनों में। तो एनसीईआरटी का 2-2, 3-3 चैप्टर इसमें मर्ज किया गया है, तो टोटल ये शॉर्ट बन गया। अब देखने में अच्छा आपको लगेगा कि सर 4 चैप्टर पढ़ना है, इतना तो मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, 4 चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लिखवा देंगे 15 चैप्टर, सर 15 चैप्टर पढ़ना है, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी में सब मर्ज कर दिए हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेंगे तो इसमें 2 चैप्टर आएगा एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आता है आपका कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, 2 चैप्टर है। तो इसी में मर्ज करके आगे आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स वाइज करके। फिर इलेक्ट्रिक करंट है, ये टोटल कितने नंबर के आते हैं, 28 नंबर का एग्ज़ाम में। ऑप्टिक्स से टोटल कितने नंबर के आएंगे, तो 12 नंबर का एग्जाम में आएगा। और मॉडर्न फिजिक्स से टोटल कितना आता है, 22 नंबर। टोटल ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 और 28, 12 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 70 मार्क्स। तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहीं हम लोग सीख लेंगे, या अलग से संडे को सीख लिया करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग लगाएंगे। चलिए फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले इसका डिफिनेशन लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होगा, चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट। यानी सर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम में ही छुपा हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो चार्ज के बारे में। कैसा चार्ज के बारे में, तो जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो पढ़ेंगे। तो सर मोशन में रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। मोशन में जब रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा इसका चैप्टर होगा फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का फिर से मतलब वही चार्ज होगा, और करंट का मतलब है मूविंग, करंट का मतलब है मूविंग या फ्लो ऑफ करंट पढ़े होंगे आप लोग। विद्युत धारा का प्रवाह मतलब बहना, तो ये मूविंग होता है। करंट का मीनिंग होता है मूविंग, करंट बहता है एक जगह से दूसरे जगह। तो जब चार्ज मूविंग होगा अर्थात मोशन में होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स का एक ब्रांच होगा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब चार्ज किस में होगा, मोशन में। अच्छा, जब चार्ज पढ़ना है तो 2 टाइप से पढ़ना है, चार्ज रुका हुआ रहेगा तब, और जब चार्ज चलता हुआ रहेगा तब। पहले चलना सीखेंगे, पहले अगर आप है ना चार्ज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलते हुए चार्ज के बारे में कि पहले रुके हुए चार्ज के बारे में। तो पहले रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेन रुका हुआ है तो उस पर चढ़ने आना चाहिए। जब ट्रेन रुका हुआ पूछते हैं दूसरा से कि कैसे चढ़ा जाता है ट्रेन पर, वो नहीं जानते कि ट्रेन पर रुका, ट्रेन पर कैसे चलते हैं। और जाके भांज रहा है गाँव में कि जानते हैं ट्रेन चलते रहता, हम दौड़ के पकड़ लेते हैं। रुका ट्रेन पर चल ही नहीं आता, पकड़ के कैसे चढ़ा जाता है। वो कहता है ट्रेन चलते चलते हम चढ़ जाते हैं। होगा ऐसा, पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको पहले रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना होगा, तब फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, मूविंग चार्ज के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका अगर डिफिनेशन कोई पूछ दे, बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we
a study about rest charge। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो रेस्ट चार्ज के बारे में, रुका हुआ चार्ज के बारे में। जब चार्ज दौड़ता रहेगा कि रुका रहेगा, रुका हुआ, रेस्ट में रहेगा तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब चार्ज मोशन में रहेगा तो किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में। तो पहले हम लोग को सीखना है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मीनिंग होता है रेस्ट। डिफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। मन में सवाल उठेगा सर चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या? तो चार्ज किसी व्यक्ति का नाम होगा तो नहीं होता है, किसी जानवर का नाम है नहीं है, किसी वस्तु का नाम है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, है ना, किसी चीज़ का नाम है तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी, एक गुण होता है किसी भी वस्तु का। आपसे पूछेंगे ईमानदारी बताइए किसी वस्तु का नाम है, नहीं है। ईमानदारी किसी वस्तु का नाम नहीं है। ईमानदारी किसी व्यक्ति का नाम है, नहीं है। बेईमानी किसी वस्तु का नाम है, नहीं है। बेईमानी किसी इंसान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, कुछ नहीं ऐसा है। ईमानदारी सर एक गुण होता है जो कि किसी व्यक्ति में पाया जाता है। अगर कहें कि वो व्यक्ति ईमानदार है मतलब उसके अंदर ईमानदारी है, वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, ये गुण है उसका। इसी तरह से चार्ज क्या है, तो किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है जिसके कारण यदि किसी वस्तु पर चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज उत्पन्न हो गया, तो वह वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी होता है जो किसी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर डेवलप होता है जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। और सीधे सीधी भाषा में बोले सर तो वह एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर। जिस किसी ऑब्जेक्ट पर ये गुण आ गया चार्ज का, वह वस्तु दूसरे वस्तु पर एक क्या अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यह है कि जब कोई वस्तु चार्ज होता है तो अगर कोई वस्तु चार्ज हो गया, जैसे चार्ज दो प्रकार का, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो जब ये गुण आता है तो इसकी चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है और वह फील्ड दो प्रकार का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र, या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन दोनों का कंडीशन है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका कहता है कि जब किसी वस्तु पर किसी कारण से, बाद में पढ़ेंगे कि किस कारण से चार्ज डेवलप होगा, किस कारण से ये गुण उत्पन्न होगा। अगर ये किसी वस्तु पर ये गुण उत्पन्न हो गया तो वह वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों अप्लाई करेगा, क्योंकि सर इस चार्ज बॉडी के ना चारों तरफ एक फील्ड बनता है, एक क्षेत्र बन जाता है, एक ऐसा एरिया बन जाता है। और वो एरिया दो प्रकार का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, या तो विद्युतीय क्षेत्र होगा या फिर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, तो कहता है कि जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है और उस पर चार्ज डेवलप हो गया है, अर्थात जब चार्ज किस में है, रेस्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर ये चार्ज बॉडी चल दिया, मोशन में आ गया, गति कर रहा है, तब इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, जनरेट होता है। ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है। यानी चार्ज क्या है सर, एक प्रॉपर्टी है जो किसी वस्तु पर डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों अप्लाई करता है, क्योंकि इसके चारों तरफ एक एरिया, एक रीजन, एक फील्ड बनता है। और ये फील्ड दो प्रकार का, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होता है, जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में।
और मैग्नेटिक फील्ड कब डेवलप होगा? जब चार्ज किस में हो? मोशन में। लेकिन जब मोशन में होगा तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि दोनों के दोनों डेवलप होता है। रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में दोनों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखेंगे। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? नोट करते चलिएगा। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप ऑन any body, develop on any body due to which it applies an electric force on another body. Charge is the property developed on any body due to which it applies on electric force on another body. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप ऑन एनी बॉडी, डेवलप ऑन एनी बॉडी, एनी बॉडी due to which it experience an electric force, कहता है सर व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज वह गुण है, डेवलप ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर उत्पन्न वह गुण है जिसके कारण यह क्या करेगा? तो अप्लाई करता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर उत्पन्न वह फोर्स है जो किसी दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। या कह सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप ऑन एनी बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। या तो खुद बल का अनुभव करेगा एक, या दूसरे पर बल का अनुभव करा देगा। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 1.5 साना है, 1.5 साना समझते हैं ना, दिमाग का ठीक ठाक नहीं है, तो ये अल्कोहल का सेवन किया सुबह खाली पेट है, और आ करके सुबह में किसी दूसरे व्यक्ति को या तो पीट देगा या लड़के खुद पिटा जाएगा। तो इसका 2 काम, सुबह उठा 90 ml 2 बार सेवन कर लिया और आ करके किसी को 1.5 डंडा ठीक कर दिया, यानी दूसरे का बल का अनुभव करा दिया। या कभी ऐसा भी होगा कि खुदे 2-4 डंडा खा जाएगा, खुद ही बल का अनुभव हो गया बेचारा को। तो चार्ज भी वैसा ही है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप ऑन एनी बॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाइज एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। चार्ज किसी वस्तु पर उत्पन्न वह गुण है जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा या खुद ही इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करेगा? अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इसको हम लोग कहते हैं चार्ज। समझ में आ गया? चलिए आगे नोट लिखेंगे चार्ज के बारे में। नोट लिखते चलिए। इफ चार्ज इज एट रेस्ट देन only electric field produce around it. If charge is at rest, then only electric field produce around it. If charge is in motion
then electric field as well as magnetic field produce around it but when charge is accelerated then electromagnetic radiation is प्रोड्यूस नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और इस 3 टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे तो एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक्स आपको मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे अनुसार 3 टॉपिक्स है। एक पहला टॉपिक्स आपका होगा पोटेंशियल एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर होगा या दूसरा टॉपिक इसका होगा गॉस थ्योरम और थर्ड चैप्टर होगा आपका कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इसी 3 टॉपिक्स में पूरा के पूरा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा या एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं सब इसी में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एंड फील्ड पढ़ना होगा, दूसरा क्या है गॉस थ्योरम और तीसरा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। पहला हम लोग पढ़ेंगे पहले पोटेंशियल एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एंड फील्ड पहला टॉपिक क्या है? पोटेंशियल एंड फील्ड होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड फील्ड। पहले इसको नोट कर लीजिए। हो रहा है। चलिए सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाएंगे आप हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में और डिटेल से जानना है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ चार्ज। चार्ज का इतिहास। चार्ज का इतिहास क्या, पहले लोगों को क्या मानना था। 1-2 साइंटिस्ट हुआ करते थे पहले जिनका नाम है थेल्स। मैथमेटिक्स में जो पढ़े हैं वही साइंटिस्ट थेल्स थे। ये क्या आते थे जैसे कुछ सब्सटेंसेस अम्बर या एबोनाइट वगैरह हुआ करता था पहले सब्सटेंस, और जो अंबर एक सब्सटेंस होता है एक प्रकार का, एबोनाइट भी एक प्रकार का सब्सटेंस होता है। इन्होंने क्या किया था कि उन सारी चीज़ों को जब किसी दूसरे वस्तु के साथ रब किया था तो ये हल्के वस्तु को, जैसे अंबर या एबोनाइट हल्के वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है आकर्षित। जैसे आज हम लोग जानते हैं कि अगर कंघी को बाल में रगड़ दे या पेन को बाल में रगड़े तो वह हल्के जैसे कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ क्या करता है आकर्षित करता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? थेल्स ने, कि अगर किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, जैसे एम्बर और एबोनाइट, इनको किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो ये हल्के वस्तु को क्या करेगा अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इतना कह करके ये स्वर्गवास हो गए, चल बसे बेचारे। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। ये भी है ना, डॉक्टर गिलबर्ट। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का नाम सुने हैं?
इंग्लैंड का महारानी थी, उनका ये डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट। तो उनके यहाँ अब रानी हैं तो डॉक्टर हैं और इनको काम करने के लिए बहुत कम मिलता था, बाकी समय ऐसी छुट्टियों पर रहते थे, तो रिसर्च वगैरह करते रहते थे। इन्होंने थेल्स के बारे में पढ़ा था कि थेल्स ऐसे कुछ कहे थे कि एबोनाइट या एम्बर को अगर किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो हल्के हल्के वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बेचारे उसी पर काम करना शुरू किए और कहे कि ऐसा सिर्फ 2 ही 3 वस्तु के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। अगर किसी भी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ रब किया जाए तो उस पर एक गुण आ जाता है जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ये सभी वस्तुओं में ऐसा होता है। और इन्होंने सबसे पहले कहा कि 2 वस्तु को आपस में रगड़ने से दोनों वस्तु में से एक वस्तु पर कुछ आ जाता है, जिसके कारण इन्होंने कहा कि कुछ आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। जो आता है, क्या आता है नहीं पता है, जो गुण आता है डेवलप होता है उसका सबसे पहले इन्होंने नाम क्या दिया, आवेश, चार्ज का। ये अगर कुछ और कहे होते तो आज हम लोग कुछ और पढ़े होते, कुछ भी कह देते, चार्ज ना करके के जो कहते हैं वही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आता है उसको क्या कहेंगे, आवेश। जैसे इस पेन को और इसको आपस में आप क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए। अब इन दोनों पर कुछ ऐसा गुण डेवलप होता है जिसके कारण ये किसी दूसरे हल्के वस्तु को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करता है। इसमें क्या कुछ ऐसा आ गया है, नहीं पता क्या आया है, लेकिन जो आया है उसको डॉक्टर विलियम ने कहा कि जो आया उसको आवेश कहिए, उसको चार्ज कहेंगे। फिर एक और साइंटिस्ट है ना, इनका भी कुछ ज़्यादा रिसर्च, ये सारे जितने भी साइंटिस्ट थे ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे थे, बस कुछ रिसर्च की और कह के चले गए। फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था डुफे। डुफे का नाम सुने हैं, डुफे, ये एक साइंटिस्ट थे। डुफे ने पहली बार बताया कि जो चार्ज होता है वो डेवलप होता है किसी बॉडी पर, ये 2 प्रकार का डेवलप होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब इनसे लोग पूछा कि कौन कौन सा टाइप्स का, कि वो सब नहीं जानते हैं। 2 प्रकार का होगा, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है हमको पता होता नहीं है, बाकी है ना। जैसे थेल्स के बाद डॉक्टर गिलबर्ट और इन दोनों के बाद डुफे आए, तो कहे कि हमरो बात कोनो आएगा तो बता के जाएगा कि कितने प्रकार का होता है। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने सबसे पहले बताया कि चार्ज 2 प्रकार का होता है। वो तो डुफे बता के चले गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि ना 2 प्रकार का तो होता ही जान रहे हैं, लेकिन एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव होता है। 2 प्रकार का कौन कौन होता है, इस साइन बताएं कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर ये कहे होते कि एक गुना होता है और एक क्या होता है, तो यही पढ़ते, एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड करते, तो जो कहते वो पढ़ते। इन्होंने कहा कि 2 प्रकार का होता है, वो सब जानते हैं, लेकिन कौन कौन सा होता है इन्होंने साइन दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसलिए इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन को फादर ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा चार्ज का पितामह किसे कहते हैं, आवेश का पिता किसे कहते हैं, आवेश का जनक किसे कहते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहते हैं चार्ज का फादर। ये वैसे समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने गांव से निकल करके और कहीं जा रहा है, जंगल के रास्ते हुए जा रहा है। ये बेचारा दौड़ करके भागा और फिर वापस गांव में आके कहता है कि कुछ देखे वहाँ था। लोगों ने पूछा क्या था जी, तो नहीं पता, कुछ तो था, मारने पीटने के लिए हमको भागा, हम भाग गए डरे गांव में। क्या था, बोला हमको नहीं पता क्या था। तब एक व्यक्ति और गया, जैसे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ये गए और बोले कि हाँ कुछ था, बहुत था। बोले कि भूत कैसन था, बोले कुछ नहीं जानते, बस भूत था। कई प्रकार का भूत था, बोले कुछ नहीं जानते, भूत था, बस यही जानते हैं। थेल्स ने कहा कुछ था, गिलबर्ट ने कहा भूत था। फिर जाके डुफे ने कहा कि हाँ हम भी समझे, देखे थे, 2 प्रकार का भूत था, एक सफ़ेद वस्त्र में, एक काला वस्त्र में। बोला नाम क्या था, नाम नहीं जानते हैं, बस 2 को देखे, वो काला था एक उजला था। ये किसने कहा, डुफे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चलो हम देखते हैं। ये देख के गए तो कहा कि यार समझ गए, एक था पॉजिटिव और एक क्या था, नेगेटिव। 2 प्रकार का होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब यहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इन लोगों ने चार्ज पर ये इस तरह से एक स्टडी किया। सबसे पहले थेल्स ने बताया किसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज को चार्ज नाम किसने दिया, डॉक्टर गिलबर्ट। 2 प्रकार का होता है चार्ज, सबसे पहले किसने बताया, डुफे।
कौन कौन सा होता है? तो एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपको बताया। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये चार्ज होने के बाद है ना, सारे डिस्कवर होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर खोज हुआ और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज निकाला गया। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे पहले मिलिकन ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। सबसे पहले किसने बताया? मिलिकन ने, कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। और एक और होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज जब भी कहेगा तो कहना है चार्ज बाई मास। चार्ज बाई मास को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ये फार्मूला होता है स्पेसिफिक चार्ज का। विशिष्ट आवेश, आवेश बटा द्रव्यमान। चार्ज किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। मास भी किसका होगा? तो इलेक्ट्रॉन का। तो हम इसे इसमें शॉर्टकट में लिखते हैं E/m। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और m का मतलब एक किसका? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास। इसे कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन। इन्होंने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताया था कि अगर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसी के मास से डिवाइड कर दें तो इसको स्पेसिफिक चार्ज कहेंगे। और इस बात को किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। अच्छा, जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो और हो सकता है वो क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, या हो सकता है दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो, या हो सकता है दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो। तो जब कोई दो चार्ज बॉडी होता है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है और वो फोर्स दो प्रकार का हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, आकर्षण बल या विकर्षण बल, मतलब बल लगता है। इस बात को किसने बताया? तो सबसे पहले कूलॉम्स ने बताया। कूलॉम्स ने बताया कि जब भी दो चार्ज आपस में रहेगा, एक साथ आएगा, तो उनके बीच क्या लगने वाला है? फोर्स। कितना लगेगा वो भी बताया कि सर F कितना लगेगा? तो 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। ये बताए थे कूलॉम्स ने। इस नियम को बाद में पढ़ेंगे। कूलॉम्स का नियम क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम्स ने सबसे पहले बताया कि दो चार्ज बॉडी के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। चलिए नोट कीजिए, अब लिखिए, तो लिखिए, उसको लिखिए, रहने दीजिए, लिखिए। हिस्ट्री ऑफ चार्ज लिखकर डैश और लिखेंगे। सर्वप्रथम एरो देकर लिखते चलिए। सर्वप्रथम थेल्स ने चार्ज के बारे में बताया। सर्वप्रथम थेल्स ने चार्ज के बारे में बताया। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। सर्वप्रथम डॉक्टर गिलबर्ट ने यह बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर गिलबर्ट ने, एक मिनट रुक जाइएगा, सर्वप्रथम डॉक्टर गिलबर्ट ने चार्ज का नाम दिया। चार्ज का नाम चार्ज ही दिया था। सर्वप्रथम डॉक्टर गिलबर्ट ने चार्ज का नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डूफे ने यह बताया
कि चार्ज डुफे ने यह बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। डुफे ने यह बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का साइन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का साइन ब्रैकेट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का साइन पॉजिटिव ब्रैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रैकेट बंद के बाद दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। यह बात कूलॉम्स ने बताई। कूलॉम ने बताई। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, यह बात कूलॉम ने बताई। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। मिलिकन ने बताया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, मिलिकन ने बताया। अ स्पेसिफिक चार्ज इसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन मास या E/m। जे थॉमसन ने दिया। जे थॉमसन ने दिया। चलिए आगे देखेंगे, स्टार लगाइए और लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इसका वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज होता है तो इसमें माइनस आप लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन पे वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस फर्क ये है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इसका भी 1.6 और इसका भी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होगा। देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसी तरह से लिख लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन इसका वैल्यू होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू आपको याद रखना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है
कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन चलेगा तो वही सेम होता है, बस ये नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू द पावर -27 kg। क्वेश्चन लिखिए कुछ MCQs। In which of the following of the following is not related to charge? इनमें से कौन रिलेटेड टू चार्ज, इनमें से कौन चार्ज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए थेल्स, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी डुफे। निम्नलिखित में से कौन चार्ज से संबंधित नहीं है? थेल्स, पाइथागोरस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डुफे। तो सही आंसर क्या होगा? बी, पाइथागोरस का कोई भूमिका चार्ज में नहीं है। थेल्स में है लेकिन पाइथागोरस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, सेकेंड नंबर। द वैल्यू ऑफ a specific charge is, स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम पर kg। ऑप्शन नंबर बी 1.6 10 टू द पावर 11 कूलम पर kg। ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 kg, 12 कूलम पर kg। ऑप्शन डी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम पर kg। सही आंसर बोलिए कौन सा हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक चार्ज इज 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम पर kg, 1.6 10 टू द पावर 11 कूलम पर kg, 1.6 10 टू द पावर 12 कूलम पर kg और 1.6 10 टू द पावर 19 कूलम पर kg। ये आंसर होगा, ए सही हो जाएगा। यानी द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक चार्ज इज 1.6 10 का पावर -19 कूलम पर kg। ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 का पावर कितना, -19 कूलम। क्या आपसे पूछा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? नहीं पूछा। आपसे पूछा स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है। स्पेसिफिक चार्ज, ये चार्ज है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है और ये गलती करके आप चले आएंगे। तो इसका सही आंसर ए नहीं होगा, सही आंसर होगा बी। कैसे होगा आप देखिए, स्पेसिफिक चार्ज पूछा है तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला भी लिखवाए थे कि चार्ज बाय क्या होता है, मास। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय मास। चार्ज बाय मास, किसका चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का ही मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय मास कितना, 9.1 10 टू द पावर -31 kg। अब थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 16/91 इंटू 10 का पावर -19 नीचे से जाएगा तो ये +31 हो जाएगा। तो -19 + 31 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। +31 और -19 कितना आएगा, +12
कूलम है ऊपर में और नीचे में कूलम पर केजी, यूनिट सेम आ गया स्पेसिफिक चार्ज का कूलम पर केजी। अब वैल्यू थोड़ा सोल्व करते हैं। क्या 91 से 16 कटेगा? नहीं कटेगा। एक इधर से मांग लेंगे उधार 0, तो 16, यहाँ से एक 0 ये ले लेगा तो 160 इंटू कितना बचेगा? 10 का पावर, एक ले लिया तो 11 बचेगा, डिवाइडेड बाई 91 कूलम पर केजी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 91 से एक बार में कटेगा, फिर पॉइंट आएगा 6 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। इसको काटेंगे तो ये 1.6 बार में लगभग कटेगा। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 1.6 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। नोट कर लीजिए इसको।